हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, तटस्थ वक्रों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कीमत रेखा, यानी कि जिसको हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, बजट लाइन भी कहते हैं। कीमत रेखा, प्राइस लाइन के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकता है। हाउ कंज्यूमर कैन अटेन इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो ये दो हेडिंग आज हमने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कीमत रेखा या बजट रेखा। कीमत रेखा क्या होती है? कीमत रेखा को हम उपभोग संभावित रेखा यानी कि कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं। कीमत रेखा क्या बताती है? कीमत रेखा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिन्हें उपभोक्ता दी हुई आय और दी हुई वस्तुओं की कीमत से प्राप्त कर सकता है। आपको बताया कि कीमत रेखा क्या बताती है? दो वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताती है। जैसे यहाँ मैंने टेबल में नीचे बताया है, दो वस्तुएं ली हैं, एप्पल और ऑरेंज। कीमत रेखा दो वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बता रही है। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जिन्हें उपभोक्ता दी हुई मौद्रिक आय, हमने मान लिया कि उपभोक्ता की इनकम है मान लो 4 रुपये। इस 4 रुपये से और वस्तु की कीमत भी दी हुई है। एप्पल, जैसे हमने एप्पल मान लिया, एक एप्पल 1 रुपये का है और एक ऑरेंज 50 पैसे का है, जिन्हें उपभोक्ता दी हुई निश्चित आय और वस्तु की दी हुई कीमत से खरीद सकता है। तो वस्तु की कीमत भी दी हुई है, एप्पल 1 रुपया है, ऑरेंज 50 पैसे एक ऑरेंज की कीमत है। उपभोक्ता की आय दी हुई है, उपभोक्ता की इनकम हम मान लेते हैं 4 रुपये। तो इन दी हुई आय और दी हुई वस्तु की कीमत पर उपभोक्ता जो दो वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को परचेज करता है, कीमत रेखा हमें यह बताती है। जैसे उपभोक्ता की इनकम मान लो 4 रुपये है। अगर 4 रुपये है तो 4 रुपये से वो कितने एप्पल खरीदेगा, कितने ऑरेंज खरीदेगा? मान लो वो एप्पल कुछ भी नहीं लेता, ज़ीरो, तो सारे के सारे 4 रुपये वो ऑरेंज के ऊपर खर्च कर रहा है। ऑरेंज की कीमत कितनी है? एक ऑरेंज की कीमत 50 पैसे है, तो 4 रुपये से 8 ऑरेंज खरीद लेगा। उपभोक्ता की इनकम तो 4 रुपये ही है। अगर वो एक एप्पल खरीद लेगा तो 1 रुपया एप्पल पे खर्च हो गया, बाकी उसके पास 3 रुपये बचे। 3 रुपये से वो 6 ऑरेंज खरीद लेगा, क्योंकि ऑरेंज की कीमत, एक ऑरेंज की कीमत 50 पैसे है, तो 3 रुपये से वो 6 ऑरेंज खरीद लेगा। अगर इनकम तो 4 रुपये ही है, अगर वो एप्पल 2 खरीदता है तो 2 रुपये इसके ऊपर खर्च हो गए, बाकी उसके पास 2 रुपये बचे, तो 2 रुपये से 4 ऑरेंज खरीद लेगा। फिर इनकम तो 4 ही है। अगर मान लो वो 3 रुपये एप्पल के ऊपर खर्च करता है तो ऑरेंज के ऊपर कितना खर्च करेगा? 3 रुपये यहाँ खर्च हो गए, 1 रुपये उसके पास बचा, तो 1 रुपये से वो क्या खरीद लेगा? ऑरेंज खरीद लेगा। फिर इनकम तो 4 रुपये ही है, अगर 4 रुपये वो एप्पल के ऊपर खर्च कर देता है तो ऑरेंज नहीं खरीदेगा। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, 0, 8, 1, 6, 2, 4, 3, 2, 4, 0, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो हमें क्या पता चला? कीमत रेखा, जिसको हम बजट रेखा भी कहते हैं, ये क्या बताती है? ये दो वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन, 0, 8, 1, 6, 2, 4, ये कॉम्बिनेशन है, दो वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताती है जिन्हें उपभोक्ता दी हुई निश्चित आय, इनकम उसकी निश्चित है 4 रुपये है, और वस्तु की कीमत भी दी हुई है, एप्पल 1 रुपया और ये 50 पैसे पर एप्पल और 50 पैसे पर ऑरेंज। 1 रुपया पर एप्पल है और 50 पैसे पर ऑरेंज, जिन्हें उपभोक्ता अपनी निश्चित आय और दी हुई वस्तु की कीमत से जो वस्तु के डिफरेंट कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कीमत रेखा। अब देखो, इसी टेबल को हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे और हमें पता चलेगा कि कीमत रेखा किस तरह से बनती है। एक्स एक्सिस पर हमने एप्पल ले लिया, वाई एक्सिस पर हमने ऑरेंज लिया। एप्पल हमारे पास कितने हैं? एप्पल हमारे पास हैं 4, ये हमने 1, 2, 3, 4 लिख दिया। और ऑरेंज मैक्सिमम हमारे पास 8 हैं, तो हमने 8 तक लाइन डालनी है। ये मान लो हमारे पास हो गया 1 और 2, 3 और 4, 5, 6, ये हो गया हमारा 7 और ये हमारा हो गया 8। तो पहला क्या है? 0 एप्पल। एप्पल 0 है तो ऑरेंज क्या ले रहा है? 8 ले रहा है। दूसरा है, एक एप्पल ले रहा है तो ऑरेंज ले रहा है 6। एक एप्पल है, अगर एप्पल 1 है, एप्पल 1 है तो ऑरेंज है 6।
एप्पल 1 है तो ऑरेंज है 6, एप्पल 2 है तो ऑरेंज कितने हैं, एप्पल 2 हैं तो ऑरेंज है 4। ये एप्पल 2 हैं और ऑरेंज है 4, और एप्पल 3 है, एप्पल 3 है तो ऑरेंज है 2। एप्पल 2 है तो ऑरेंज है 4, और एप्पल 3 है तो ऑरेंज है 2। ये आपका हो गया ऑरेंज 2 हो गए, एप्पल है हमारे 3। फिर उसके बाद है एप्पल अगर 4 है तो ऑरेंज कितने हैं 0, यानी कि ये पॉइंट्स हमने सारे मिला देने हैं। जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो जो रेखा हमारी बनेगी, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, कीमत रेखा, यानी कि प्राइस लाइन कहेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, कीमत रेखा दो वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताती है जिन्हें उपभोक्ता निश्चित आय और दी हुई निश्चित वस्तु की कीमत से परचेज कर सकता है। नेक्स्ट हमने हेडिंग पढ़ना है कीमत रेखा की विशेषताएं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइस लाइन। क्या विशेषताएं? पहली बात, कीमत रेखा एक सीधी रेखा होगी, ये देखो ये एक सीधी रेखा है। दूसरा, इसका ढलान ऋणात्मक होगा, नेगेटिव, इसकी स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, यानी कि ये ढलान ऊपर से नीचे है, ये नेगेटिव स्लोप है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तीसरा, इसका ढलान दो वस्तुओं की कीमत के अनुपात के बराबर होगा। कीमत रेखा का ढलान कैसे होता है, दो वस्तुओं की कीमत, दो वस्तु की कीमत यानी कि प्राइस ऑफ ए, प्राइस ए का मतलब हमने एप्पल मान लिया, और प्राइस ऑफ ओ यानी कि प्राइस ऑफ ऑरेंज, दो वस्तुओं की कीमत के ढलान के बराबर, इसका ढलान दो वस्तुओं की कीमत के अनुपात के बराबर होगा। ये जो ढलान है दो वस्तु की कीमत का अनुपात बता रहे हैं, एप्पल की कीमत और ऑरेंज की कीमत का प्रपोर्शन हमें ये बता रहा है। प्राइस ऑफ ए, प्राइस ऑफ एप्पल, प्राइस ऑफ हमारा ऑरेंज, दो वस्तुओं की कीमत के अनुपात को ये बता रहा है। तो हमें पता चला कीमत रेखा क्या होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमने पढ़ना है, हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग हमने पढ़ना है कीमत रेखा का स्थानांतरण, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। ये कीमत रेखा अपने जगह से कब शिफ्ट हो जाती है? कीमत रेखा प्राइस लाइन अपने जगह से शिफ्ट तीन कारणों से होती है। तीन कारण कौन से हैं? पहला है आय में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम बदल जाएगी तो कीमत रेखा बदल जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। दूसरा, सभी कीमतों में अनुपातिक परिवर्तन, प्रपोर्शनेट चेंज इन ऑल प्राइजेस। अगर सभी वस्तु की कीमतों में परिवर्तन आ जाएगा, अनुपातिक परिवर्तन आ जाएगा, तो भी कीमत रेखा शिफ्ट हो जाएगी। हमने तो दो वस्तुएं ली हैं, अगर दोनों वस्तु की कीमतों में प्रपोर्शनेट चेंज आ गया तो भी बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगी। तीसरा, केवल एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, यानी कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ रहा है, दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं आ रहा। अगर ऐसा होगा तो भी बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगी। तो बजट लाइन शिफ्ट कब करती है? बजट लाइन के शिफ्ट होने के ये तीन कारण हो सकते हैं। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है आय में परिवर्तन, चेंज इन इनकम। पहला है हमारा आय में परिवर्तन यानी कि चेंज इन इनकम। अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होगा तो बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगी। कैसे? मान लो यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा, कीमत तो उतनी की उतनी है, जैसे एप्पल 1 रुपया है, ऑरेंज 50 पैसे है, कीमत में तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उपभोक्ता की आय अगर बढ़ती है तो कीमत रेखा ऊपर की तरफ चली जाती है, और उपभोक्ता की आय कम होती है तो कीमत रेखा नीचे की तरफ चली जाती है। यानी कि आय में परिवर्तन होने पर कीमत रेखा में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए कमोडिटी। मान लो ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है। ठीक है, अब ये मान लो हमारी शुरू में बजट लाइन है ए बी, ये ए बी तो हमने इसको नाम दे दिया, इसको नाम हमने दे दिया सी और डी। ये हमारी शुरू में बजट लाइन है। अगर मान लो उपभोक्ता की इनकम बदल गई, यानी कि उसकी इनकम बढ़ गई, तो ऐसी सिचुएशन में उपभोक्ता क्या करेगा? ए वस्तु और बी वस्तु की कमोडिटी पहले से ज़्यादा परचेज कर पाएगा, इसलिए ये कीमत रेखा क्या होगी? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये हमारी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, यानी कि इसी के पैरेलल लेना है, सी डी के आपने पैरेलल लेना है। ये सी डी के पैरेलल रेखा हमने डाल दी। ठीक है, इसका नाम मान लो हमने दे दिया एम और इसका एन। अगर उपभोक्ता की इनकम कम हो गई तो वो पहले से कम कमोडिटी परचेज कर पाएगा, इसलिए इसको हमने जो कीमत रेखा है इसको हम नीचे की तरफ डाल देंगे।
तो ये पैरेलल लेनी है आपने। ठीक है, ठीक है। इसका मान लो नाम दे दिया S और इसका नाम दे दिया हमने T। तो ये मान लो कि ऊपर की तरफ गई। ऊपर की तरफ कब जाती है? जब राइज इन इनकम होता है, इनकम बढ़ती है तो कीमत रेखा ऊपर की तरफ चली जाएगी। और ये कब होता है? जब कीमत गिरती है तो ये होता है फॉल इन प्राइस। अगर कीमत कम होगी तो ये जो बजट रेखा है ये क्या चली जाएगी? ये नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, आय में परिवर्तन होने से कीमत रेखा में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट हमारा आता है सभी कीमतों में अनुपातिक परिवर्तन, प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑल प्राइजेस। अगर सभी वस्तु की कीमत में अनुपातिक रूप से परिवर्तन आ जाएगा, सभी वस्तु की कीमत में अनुपातिक रूप से परिवर्तन आएगा तो भी कीमत रेखा में परिवर्तन आ जाएगा। कैसे? सभी वस्तु की कीमत, वस्तुएं हमने दो ली हैं ए और बी। मान लो शुरू में कीमत रेखा हमारी ये ए बी कीमत रेखा, ये इसका नाम मान लो हमने दे दिया सी डी कीमत रेखा है। अब मान लो ए वस्तु की कीमत में भी परिवर्तन आ गया, बी वस्तु की भी कीमत में परिवर्तन आ गया, दोनों वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन आ गया। मान लेते हैं दोनों वस्तु की कीमत पहले से कम हो गई। अगर दोनों वस्तु की कीमत पहले से कम हो जाएगी तो उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की पहले से ज़्यादा मात्रा खरीद पाएगा, इसलिए कीमत रेखा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा है दोनों वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ गया, यानी कि फॉल इन प्राइस। दोनों वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ गया तो कीमत रेखा क्या होगी? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर दोनों वस्तु की कीमत बढ़ गई, दोनों वस्तु की कीमत बढ़ गई तो उपभोक्ता पहले से कम वस्तु खरीद पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया राइस इन प्राइस। दोनों वस्तु की कीमत बढ़ गई तो उपभोक्ता दोनों वस्तु की कीमत वस्तु पहले से कम खरीद पाएगा, इसलिए कीमत रेखा नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। तो ये हमने पढ़ लिया कि सभी वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन होने पर भी जो बजट लाइन है, प्राइस लाइन है, ये शिफ्ट कर जाती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है केवल एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी ओनली। यानी कि तीसरा, कीमत रेखा के शिफ्ट होने का तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ रहा है लेकिन दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में कीमत रेखा किस प्रकार से होगी? एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ रहा है और दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो कीमत रेखा किस प्रकार से होगी ये हम बना रहे हैं। मान लो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ रहा है, मान लेते हैं ए वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ रहा है, बी वस्तु की कीमत में तो कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये हमारी शुरू में कीमत रेखा है जिसका नाम हमने दे दिया सी और डी। मान लो ए वस्तु की कीमत कम हो गई लेकिन बी वस्तु की कीमत तो वैसे की वैसे है, तो कीमत रेखा, बजट रेखा कैसे होगी? बी वस्तु की कीमत में चेंज नहीं हुआ तो इसका पॉइंट तो वही रहेगा। ए वस्तु की कीमत कम हो गई है तो ये आपकी कीमत रेखा शिफ्ट होकर ये हो जाएगी सी, मान लो सी, इसका नाम दे दिया एस। ये पॉइंट वही रहेगा क्योंकि बी वस्तु की कीमत में चेंज नहीं आया। ए वस्तु की कीमत कम हो गई तो ये आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। अगर मान लो ए वस्तु की कीमत बढ़ गई लेकिन बी वस्तु की कीमत में कोई नहीं चेंज आया तो ये पॉइंट तो वही रहेगा। अब ए वस्तु की कीमत में क्या आ गया? चेंज आ गया। ए वस्तु की कीमत में चेंज क्या आया? ए वस्तु की कीमत बढ़ गई तो ये आपका कीमत रेखा ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि उपभोक्ता अब ए वस्तु की पहले से कम क्वांटिटी परचेज कर पाएगा। तो ये जो शिफ्ट हुआ ये किस लिए शिफ्ट हुआ? ये है फॉल इन प्राइस। ए वस्तु की कीमत कम हो गई तो फॉल इन प्राइस। और ये हमारा कब है? ये है राइस। ए वस्तु की कीमत बढ़ गई, राइस इन प्राइस। ए वस्तु की कीमत बढ़ी है तो कीमत रेखा ए के लिए पीछे जाएगी लेकिन बी के लिए वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, तो आपको मैंने बजट लाइन के बारे में बताया। बजट लाइन क्या होती है? ये जो बजट लाइन है उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात करने में मदद करती है। तो उसके लिए हमने बजट लाइन सीखी है। बजट लाइन के ऊपर 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब हमने नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना है उपभोक्ता संतुलन यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तटस्थ वक्र विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता संतुलन पढ़ना है तटस्थ वक्र विश्लेषण द्वारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तटस्थ वक्र विश्लेषण के द्वारा हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है।
उपभोक्ता संतुलन क्या होता है? जब उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के संयोगों पर इस प्रकार से पैसा खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। क्या बताया? जब एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के संयोगों पर इस प्रकार से पैसा खर्च करता है, डिफरेंट कमोडिटीज़ के कॉम्बिनेशन के ऊपर उपभोक्ता इस प्रकार से पैसा खर्च करे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो। अगर कंज्यूमर को डिफरेंट कमोडिटीज़ के ऊपर पैसा खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो हम कहेंगे कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। डिफरेंट कमोडिटीज़ के ऊपर पैसा खर्च करके अगर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो हम कहेंगे उपभोक्ता इक्विलिब्रियम की स्टेज में है, संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ये कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। क्या क्या अजम्पशंस है? एजम्पशन है उपभोक्ता की आय स्थिर है, इनकम ऑफ कंज्यूमर विल नॉट चेंज, इनकम ऑफ कंज्यूमर विल रिमेन कांस्टेंट। दूसरा, उपभोक्ता को सभी वस्तुओं की कीमत का ज्ञान है, कंज्यूमर नो द प्राइजेज ऑफ ऑल द कमोडिटीज़, उसको हर वस्तु की कीमत का ज्ञान है। तीसरा, उपभोक्ता अपनी आय को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खर्च कर सकता है, कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम इन स्मॉल अमाउंट, थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा खर्च करता है, एक बार में सारा पैसा खर्च नहीं करता है। कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम इन स्मॉल अमाउंट। चौथा, इसकी मान्यता एजम्पशन है उपभोक्ता विवेकशील है, कंज्यूमर इज रैशनल। विवेकशील उपभोक्ता कौन होता है? वो उपभोक्ता जो अपनी आय से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना चाहता है, उसको हम रैशनल कंज्यूमर कहते हैं, उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है। पांचवा पॉइंट लिखा है वस्तु विभाज्य है, गुड्स आर डिविजिबल, वस्तु को हम छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। इन अजम्पशंस के ऊपर उपभोक्ता संतुलन आधारित है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। अब नेक्स्ट हेडिंग हमने पढ़ना है उपभोक्ता संतुलन की शर्तें, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है? पहला है कीमत रेखा तटस्था वक्र की स्पर्श रेखा होनी चाहिए, प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। कीमत रेखा तटस्था वक्र की स्पर्श रेखा होनी चाहिए, प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। तो कीमत रेखा क्या होनी चाहिए? तटस्था वक्र की स्पर्श रेखा होनी चाहिए, प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, पहला। दूसरा है तटस्था वक्र मूल बिंदु के उंटोदर होने चाहिए, इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये दो कंडीशंस जहाँ पूरी होंगी वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज पर होगा। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज पे कैसे होगा। तो पहले मैंने आपको कंडीशन बताई कि जो कीमत रेखा है वो तटस्था वक्र की स्पर्श रेखा होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, कीमत रेखा तटस्था वक्र की मैंने बताया स्पर्श रेखा होनी चाहिए। मान लो ये हमारी है कीमत रेखा, कीमत रेखा हमारी है ए बी कीमत रेखा है। इंडिफरेंस कर्व इसको टच करता हुआ इंडिफरेंस कर्व आपने बनाना है, इसको स्पर्श करता हुआ आपने आई सी इंडिफरेंस कर्व बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कीमत रेखा तटस्था वक्र को स्पर्श कर रही है, मान लो इस बिंदु का नाम हमने दे दिया एन। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा और कोई भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अगर इसके अलावा और किसी पॉइंट के ऊपर कीमत रेखा तटस्था वक्र को इंडिफरेंस कर्व को टच करेगी तो वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं होगा। कैसे? मान लो एक इंडिफरेंस कर्व हम और बना देते हैं, ये इंडिफरेंस कर्व बना दिया IC1, तो क्या इस इंडिफरेंस कर्व को प्राइस लाइन टच कर रही है? नहीं कर रही। तो इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो उसके ऊपर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज पर नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व प्राइस लाइन को टच नहीं कर रहा, ये टच कर रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर कोई भी जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि प्राइस लाइन इसको टच नहीं कर रही। एक और मान लो हम इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, इस प्राइस लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, एक और इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर लिया, मान लो इसका नाम दे दिया IC2, तो ये इंडिफरेंस कर्व भी तो इस प्राइस लाइन को टच कर रहा है। कहाँ टच कर रहा है? मान लो ये टच कर रहा है यहाँ S, और ये मान लो यहाँ टच कर रहा है M, S और M। क्या S पॉइंट और M पॉइंट इक्विलिब्रियम के पॉइंट होंगे? तो S पॉइंट और M पॉइंट भी इक्विलिब्रियम के पॉइंट नहीं होंगे। कीमत रेखा को तो ये टच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये
पहले वाले IC1 से नीचे इंडिफरेंस कर्व है, और IC का N पॉइंट, ये इंडिफरेंस कर्व, ये जो पॉइंट है ऊंचे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आधारित है। ये S और M जो पॉइंट है ये नीचे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आधारित है। तो हमने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा जाता जाएगा वो उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि देगा, क्योंकि उपभोक्ता वस्तु की पहले से ज़्यादा मात्रा खरीद पाएगा। ऊंचा इंडिफरेंस कर्व अधिक संतुष्टि देता है क्योंकि उपभोक्ता अधिक मात्रा को खरीद पाता है। तो ये N पॉइंट तो इससे ऊंचे वाले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर बेस्ड है, और ये जो S और M पॉइंट है ये तो ठीक है, ये कीमत रेखा को टच तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर बेस्ड है। तो इसका मतलब S और N ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट नहीं होंगे, ये संतुष्टि के बिंदु नहीं होंगे। संतुष्टि का बिंदु क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हमारा N होगा। इस पॉइंट पे उपभोक्ता अगर रहेगा तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो पहला हमने पॉइंट कंडीशन पढ़ी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कि कीमत रेखा तटस्थता वक्र की स्पर्श रेखा होनी चाहिए। प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस का। तो यहाँ भी टेंजेंट है, यहाँ भी स्पर्श कर रही है, यहाँ भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है, यहाँ तो कर ही नहीं रही। तो N पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, S और N M इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये नीचे, ये पॉइंट नीचे तटस्थता वक्र के ऊपर आधारित है। ये इंडिफरेंस कर्व ऊपर है, ये नीचे। नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व कम सेटिस्फेक्शन को देगा। ऊंचा जितना इंडिफरेंस कर्व जाता जाएगा वो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम देगा। तो N पॉइंट पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो पहली कंडीशन क्या है कि प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होनी चाहिए, यानी कि टच करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उनतोदर होने चाहिए। इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उनतोदर होने चाहिए। कैसे? कन्वेक्स टू ओरिजिन होने चाहिए, तभी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इसको अब हम डायग्राम से समझ रहे हैं। ये मान लो हमने प्राइस लाइन डाली, इस प्राइस लाइन का नाम हमने दे दिया A और B दे दिया। ठीक है। तो इसके ऊपर हमने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया जो कि टेंजेंट नहीं है, वैसे तो कन्वेक्स होने चाहिए। तो अगर मान लो हम कनकेव इंडिफरेंस कर्व इसके ऊपर बना देते, कनकेव हम क्या कर रहे हैं, ये हमने इंडिफरेंस कर्व डाल दिया जो कि कनकेव है, कन्वेक्स नहीं है, कनकेव है। ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, कन्वेक्स नहीं है, ये है कनकेव। ठीक है। तो इसका नाम मान लो हमने E पॉइंट दे दिया। तो क्या एक कंज्यूमर E पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम के स्टेज के ऊपर होगा? अब ये इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स नहीं है, आपको मैंने बताया जो ये शेप होती है इस शेप को हम कन्वेक्स शेप कहते हैं, उनतोदर शेप कहते हैं। जो ये शेप होती है इसको हम कनकेव शेप कहते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन किया था। यहाँ हमने कनकेव शेप बनाई है और हम ये प्रूव करेंगे कि ये गलत है। इस पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज पे नहीं हो सकता। अगर कनकेव शेप होगी तो इक्विलिब्रियम की स्टेज उसकी नहीं होगी। मान लो ये कनकेव शेप है, E पॉइंट आ गया, क्या ये इस पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज के ऊपर होगा? इस पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस पर इक्विलिब्रियम की स्टेज पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है ये टेम्परेरी होगा। ये स्थायी संतुलन का बिंदु परमानेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं हो सकता। ये टेम्परेरी इक्विलिब्रियम का पॉइंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स ना होकर कनकेव है, क्योंकि कभी भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है। क्योंकि अब मान लो एक और हम इंडिफरेंस कर्व डाल देते हैं और वो कनकेव डाल देते हैं और इसको टच कर रहे हैं। ठीक है। ये हमने बना दिया IC1, ये IC है, ये IC1 है। ये पॉइंट टेम्परेरी रहेगा। क्यों टेम्परेरी रहेगा? क्योंकि उपभोक्ता कभी भी इस बिंदु से शिफ्ट कर जाएगा। मान लो हमने ये बता दिया, ये बना दिया इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का मान लो हमने ये पॉइंट ले लिया, N पॉइंट ले लिया, तो उपभोक्ता शिफ्ट कर जाएगा, ये N पॉइंट के ऊपर आ गया। अगर N पॉइंट के ऊपर उपभोक्ता आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि उपभोक्ता इससे भी ऊंचे बिंदु के ऊपर पहुंच सकता है। उपभोक्ता इससे ऊंचे बिंदु के ऊपर पहुंच रहा है तो या तो वो Y एक्सिस को इंडिफरेंस कर्व टच करेगा या X एक्सिस को टच करेगा, या Y एक्सिस को टच करेगा या X एक्सिस को टच करेगा। मान लो वो इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसको टच कर रहा है, तो इसका मतलब वो कि एप्पल की तो इतनी क्वांटिटी, एप्पल की तो वो ओ बी क्वांटिटी ले रहा है, ठीक है, एप्पल की ओ बी क्वांटिटी ले रहा है, लेकिन ऑरेंज की क्वांटिटी तो ज़ीरो हो गई। यानी कि एक वस्तु ले रहा है, दूसरे वस्तु की क्वांटिटी तो ज़ीरो हो गई। ये एन पॉइंट क्यों शो कर रहा है? एन पॉइंट हमें शो कर रहा है कि एप्पल की क्वांटिटी तो हो गई ओ बी, लेकिन ऑरेंज की क्वांटिटी कितनी हो गई? ऑरेंज की क्वांटिटी तो ज़ीरो हो गई। एप्पल की ओ बी, ऑरेंज की ज़ीरो, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट, क्योंकि ये तो टेम्परेरी रहेगा, इस पर हम परमानेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट ये नहीं होगा, ये टेम्परेरी होगा, अस्थायी इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, क्योंकि उपभोक्ता इससे शिफ्ट कर जाएगा। जैसे इससे ऊंचे इंडिफरेंस कब के ऊपर पहुंचा ये है, तो ये मान लो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, प्राइस लाइन को भी टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट देते हैं तो एप्पल ले रहा है, ऑरेंज तो ले ही नहीं रहा। लेकिन तटस्थ वक्रों की विशेषता क्या है? इंडिफरेंस कर्व की विशेषता ये है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करेगा, एक वस्तु का उपभोग नहीं करेगा, दो वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व तो दो वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बताता है, एक वस्तु नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं हो सकता। ऐसे अगर मान लो इसको टच करते हुए हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, तो इसका मतलब ऑरेंज तो इतने ले रहा है, लेकिन एप्पल नहीं लेगा, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व इसलिए कनकेव भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कनकेव बनाएंगे तो वो टेम्परेरी इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, परमानेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। मान लो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ एप्पल की क्वांटिटी ले रहा है, ऑरेंज की ले ही नहीं रहा। तो कहने का मतलब है इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होगी वो कन्वेक्स ही होगी, वो कनकेव नहीं हो सकती, उनतोदर ही होगी, नतोदर नहीं हो सकती, कन्वेक्स ही होगी, कनकेव नहीं होगी। इसके साथ ही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया। 16 मार्क्स का क्वेश्चन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर आ जाता है, ये आपने याद करना है। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, वो भी हमने याद करना है।